मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिरीडी, कक्षा 10, पाठ बाल गोविंद भगत। लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी कौन थे, कैसी इनकी रचना थी, क्या उन्होंने लिखा, उसका संक्षिप्त विवरण। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। मतलब बहुत ही प्रतिभावान थे। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 अखंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण इत्यादि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। कलम का सिपाही तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को भी कहा गया था, और इन्हें भी, बेनीपुरी जी को भी, कलम का जादूगर कहा गया है। पाठ का संक्षिप्त ब्यौरा कि पाठ है क्या बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखन ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बहुत सुंदर इस पाठ में, यह पाठ न तो कहानी है, न तो लेख है, न तो उपन्यास है, न तो नाटक है। यह एक रेखा चित्र है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत एक ऐसे सन्यासी के बारे में चर्चा की गई है जो कि गृहस्थ है, लेकिन उसके सारे कर्म सन्यासियों के जैसे हैं। गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वह एक सन्यासी की तरह सन्यासी है, क्योंकि उसकी सारी गतिविधियां सन्यासी की है, और उसकी इसी गतिविधियों के आधार पर उन्होंने उस सामाजिक जो रूढ़ियां थी, उसने किस प्रकार उन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा, उसका एक बहुत ही सुंदर चित्रण इस पाठ में देखने को मिलता है। और चूंकि वह गृहस्थ थे, इसलिए उनका ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, गांवों की जो संस्कृति है, उसका भी एक बहुत सी सुंदर चित्रण उन्होंने अपने इस पाठ में व्यक्त किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी, जटा डूट तो रखते नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बहुत कम। नग्नावस्था में एक तरह से हल्का सा, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की हरी सी की कटपट्टी टोपी। कबीर पंथियों की टोपी का मतलब क्या है? कबीर पंथी लोग के जो अनुयायी हुआ करते थे, वो उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी।
जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। रामानंदी चंदन चूंकि कबीर दास जी गुरु रामानंद के शिष्य थे और वे सभी उनके अनुयायी भी रामानंद के द्वारा दिए गए टीके का ही अनुसरण करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मानना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेतीबाड़ी भी थी और मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, मालिक। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो कुट बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को नहीं छूते, न पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजग हो उठते। तो इस तरह से कबीर उस बाल गोविंद भगत का चित्रण किया गया कि वे कबीर पंथी थे और बिल्कुल कबीर दास जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, और खेती बाड़ी भी करना, नियमों का पालन करना, एकदम सीधे साचे इंसान थे। और जो कुछ भी उनकी खेती होती थी वो सब कुछ वह ले जाकर के मठ में दे देते, और वहाँ रख लेने के पश्चात जो उन्हें दान स्वरूप मिलता था उसमें वो अपना गुजर बसर करते थे। बहुत ही सुंदर गायन करने वाले। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान का बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी भर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथपथ लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ और एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, पेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। इतना मधुर गीत गाते थे कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। खेती का समय है, धान की रोपनी हो रही है, खेतों में बच्चे बूढ़े सभी औरतें सभी मस्त होकर अब खेत गीत गा रही हैं। एक एक धान को बड़े लय से लगाते हुए, गीत के स्वर में गुनगुनाते हुए आगे अपने कार्य को अंजाम देते हैं। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, अभी थोड़ी सी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजलियों की तड़प से आपने कुछ ना सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वर्षा होता है ना तो संध्या तारा एक झिंगुर टाइप का आवाज आने लगता है। तो वह आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही है, जो बरसात के दिनों में दिखाई देती है।
अचानक से उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, मतलब घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों को की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अंधेरी आधी रात को, भादों की अंधेरी रात को सब लोग अपने अपने घरों में हैं, परंतु वह उस गीत को गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग उठा, जाग जरा। वह गाए जा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, बस अपने गीत को गुनगुनाए जा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती, और इस तरह से उनके गीत गाने का क्रम चलता रहता। वो गाते रहते, गुनगुनाते रहते। इस तरह से उनके बारे में बताया गया कि वह गृहस्थ तो जीवन जी रहे थे, परंतु उनका रहन सहन, उनकी क्रियाकलाप, उनकी सारी गतिविधियां साधुओं की सी थी, और साधु में भी खास करके कबीरदास जी से, क्योंकि वो कबीर पंथी थे, कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने आत्मा को अमर बताया, उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया, पूजा पाठ से दूर रहे। इसलिए आगे जाकर इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना हमें इस पाठ में सुनने को प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। शेष अगले वीडियो में।